प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पीपल्स पार्टी दो टोक मौक़िफ़ के साथ सामने आ गई है। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सीईसी मीटिंग हुई आज उनकी, और पीपल्स पार्टी ने सीईसी मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि इलेक्शन तो बहरहाल 90 दिन में ही होने चाहिए, और ये भी कहा है कि हमने जो सीसीआई मीटिंग में ये हामी भरी थी कि मरदमशुमारी को अनाउंस करें, उसमें ये शर्त भी रखी थी कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे, इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं किए जाएंगे। और आज ये ऐलान किया गया है। मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, शरीर रहमान साहिबा मौजूद थी, फिर नैयर बुखारी साहब थे, फैसल करीम कुंडी थे, शाजिया मरी साहिबा थी, उनकी सीईसी मीटिंग के में शामिल जो लोग थे वो सब इसमें बैठे हुए थे। और वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने हमारे इस बात पर कान न धरे या इस पर अमल दरामद न किया या मुस्बत जवाब न मिला तो फिर हम एक और सीईसी मीटिंग करेंगे और उसमें अपनी हिकमत अमली तय करेंगे। लेकिन इस बात पर हम कायम हैं कि इलेक्शन 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते, और आर्टिकल 224 का हवाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना शेड्यूल बताए बैठा है कि दिसंबर तक तो सिर्फ हल्का बंदियां ही होंगी, यानी इलेक्शन तो फिर 90 दिन में नहीं हो रहे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। तो क्या होगा, ये एक और कंट्रोवर्सी पैदा होने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। नून लीग ने एक फैसला ये किया है, दो बड़े फैसले किए हैं मेरे ख्याल में। एक फैसला तो ये किया है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस नहीं आ रहे, और दूसरा फैसला उन्होंने ये किया है कि अक्टूबर में वो आ रहे हैं। लेकिन पहला फैसला तो हतमी है, दूसरा फैसला क्या इस मर्तबा हतमी होगा, क्योंकि तारीखें कई मर्तबा दी जा चुकी हैं, वो वापस नहीं आए। तो कानूनी रुकावटें क्या हैं उनके रास्ते में, और क्या वो रुकावटें अक्टूबर में दूर हो जाएंगी, ये एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जमानत का जो मामला है उस पर समाअत हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील बीमार हो गए, वो आज नहीं आ सके। उस पर लतीफ खोसर साहब ने बहुत इसरार किया कि फैसला सुना जाए और जजमेंट को, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को सस्पेंड किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं जब तक इलेक्शन कमीशन को सुन नहीं लूंगा तब तक मैं फैसला नहीं करूंगा, और मामला पीठ तक के लिए चला गया। क्या लतीफ खोसर साहब का इसरार दुरुस्त था, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो सुने बगैर भी इस तरह के मामले में ऑर्डर सस्पेंड कर सकती है और बाद में सुन के जो है वो इसमें मेन अपील जो है उस पर जाया जा सकता है। तो ये अहम सवाल है। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम डिबेट जो हो रही है वो ये है कि इलेक्शन की तारीख देना जिम्मेदारी किसकी है। तो इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे, और फिर आगे आखिर में जाके प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। बिजली की जो बिलों की में इजाफा है, कीमतों में इजाफा है, और जो लोगों के पास बिल आए हैं उस पर बाकायदा एहतजाज शुरू हो गया है, शहर शहर में मुजाहरे होने लगे हैं। क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा रास्ता मौजूद है कि आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जा सके? तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। मेरे साथ जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं। जदून साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। अहमद पंसोटा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैसर साहब आपको भी खुशामदीद, और यासीन आज़ाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। जदून साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये आपके ख्याल में जो आज पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ लिया है, वो कह रहे हैं कि सीसीआई मीटिंग में फैसला हुआ था कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि हल्का बंदियाँ भी हों और इलेक्शन भी 90 दिन में हो जाएँ? वैसे मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है, इसमें जो डिलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसकी वजह जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपने सीसीआई के अंदर सेंसस को नोटिफाई कर दिया है ना, तो फिर आपको जो सीट्स है ना नेशनल असेंबली की प्रोविंस के, उनको इंक्रीज करना पड़ेगा या उनको एडजस्ट करना। वो हो नहीं सकती जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना हो। तो इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ ये कर रहा है कि वो जो ज्यादा लोग आए हैं, आबादी बढ़ी है, उसके मुताबिक जरा हल्कों में इसका नंबर्स कम ज्यादा कर दे। इसका सिर्फ मकसद इलेक्शन को डिले करना है, डिलिमिटेशन का। अदरवाइज जिस तरह उन्होंने कहा है, मेरा भी ये ओपिनियन है कि डिलिमिटेशन तो आप तब करें, आप सीटें बढ़ाएं जिस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट। डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं है, वो तो इलेक्शन एक्ट के तहत डिलिमिटेशन है। वरना तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना कि आप डिलिमिट करें, वो डिलिमिट ऑटोमेटिक हो जाती है जब आप सीट जो है वो इंक्रीज करते हैं पॉपुलेशन की रेशो से। अच्छा, तो वो तो आप सीट तो इंक्रीज नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप समझते हैं कि डिलिमिटेशन की जरूरत ही नहीं है? नहीं, 90 डेज में मुमकिन भी नहीं है। 90 डेज में इलेक्शन कराएं। अगर आप डिलिमिटेशन कर देंगे तो फिर इलेक्शन 90 डेज में नहीं हो सकते, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन में आ जाएंगे। 51(5) भी तो है ना सर? 51(5) और यही कहता है ना 51 कि जब सेंसस अनाउंस हो जाए आपको डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी। नहीं, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, सेक्शन 5 में ये नहीं लिखा हुआ डिलिमिटेशन का। सेक्शन 51(5) जो है, डिलिमिटेशन का जिक्र ही नहीं है उसमें। अच्छा, आप देख ले अभी वो उसमें ये है कि आप सीट एडजस्टमेंट, जिस तरह पहले सीटें जो है ना वो 51 के तहत आर्टिकल 3 में लिखी हुई है कि इतनी केपी की है, इतनी पंजाब की है। जब आप बढ़ाएंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती है, वो आप कर नहीं सकते। मतलब आपने जानबूझ के, मेरे अंदाजे में, सीसीआई की मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, ना ही इसमें ये फैसला करना चाहिए था। और अभी तो ये मामला मेरा डेफिनेटली गाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन देगी कि इलेक्शन कहाँ पे होना चाहिए। देखिए, इलेक्शन एक दफ़ा डिले हो गए ना
तो फिर इसका कोई एंड नहीं है। अगर आपने कर दिया जी 90 डेज, ठीक है जी, हम कल को डिलिमिटेशन में केसेस आ जाते हैं, वो डिसाइड नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन, वो उनके फिर आगे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं डिलिमिटेशन में, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं केसेस। तो जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे तो डिलिमिटेशन, तो फिर क्या होगा? इसके अंदर लिटिगेशन के अंदर मजीद ये चांसेस है, देखो देयर इज नो एंड ऑफ लिटिगेशन। अब अगर आपने एक दफ़ा डिलिमिटेशन कर दी, एक दूसरी पार्टी आगे उसने कहा जी हम तो नहीं मानते, हमारे राइट इफेक्ट हो गए, हमारा ये एरिया इधर काट के लगा दिया, ये इधर लगा दिया, फिर तो आप पहले इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट, रेट रिजेक्शन, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर पता नहीं कब फैसला होगा। सही है। अहमद मंसूरा साहब, सर ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा है कि 90 दिन में इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए, चाहे डिलिमिटेशन आप कर रहे हैं तो 90 दिन में करें, ये दोनों चीजें मुमकिन है? जी, सबसे पहली बात यह जी कि जो आइन है, मैं बिल्कुल जहांगीर साहब से एग्री करता हूं कि ये सारे का सारा जो तरीकाकार अडॉप्ट किया जा रहा है, दिस इज जस्ट टू डिले द इलेक्शन। हमें आइन की स्पिरिट समझनी है। कुछ आइन की प्रोविजंस है जो सैक्रोसेंट है, और जो मेरे नजदीक आइन की सबसे सैक्रोसेंट प्रोविजन वो ये है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं। आपके आइन का दिबाचा कहता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है और अवाम अपने नुमाइंदगान के थ्रू अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे। अब इस आइन की 90 डेज की जो प्रोविजन है वो सैक्रोसेंट है, सब्सटैंटिव प्रोविजन है, वो डिले नहीं हो सकती। और जहां तक बात की जहांगीर साहब से, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं, डिलिमिटेशन वाला जो है वो भी एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर बात है। डिलिमिटेशन जो है वो अगर आपने फर्ज करें करनी है, सब कुछ करना है, जो भी आपने करना है, दैट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। अगर इसमें चांसेस ऑफ 90 डेज से बियॉन्ड जाने के हैं किसी तरह, तो फिर ये चीज नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सीट्स की क्रिएशन और सीट्स को डिलीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है। पीसीआई का जो डिसीजन है जिसके तहत लेट से आपने सेंसस को नाफिजुल अमल किया है, वो डिसीजन इटसेल्फ इज अंडर डीप वाटर्स, बिकॉज उसमें 2 चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो इलेक्टेड ही नहीं है। फिर जो इलेक्शन की तारीख के मामले में इलेक्शन कमीशन का रोल है वो भी आपके सामने, ये सारी की सारी एक एक्टिविटी है टू डिले द इलेक्शंस। और मेरे नजदीक इलेक्शंस की जो प्रोविजन है 224, फिर आपकी जो कंसर्निंग प्रोविजंस हैं जिसमें 90 डेज का जिक्र है, उस मैंडेट को आप अंडर नो सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर नहीं एक्सीड कर सकते। और हम सारी बातों से ऊपर आर्टिकल 189 कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग है तमाम इदारों पर, वो पंजाब असेंबली के केस में आ चुकी है, रिव्यू के अंदर वो जजमेंट अपहोल्ड हो चुकी है। अब इन सारे फैक्टर्स की प्रेजेंस में अगर आप चाहेंगे कि 90 डेज से हम बियॉन्ड चले जाएं, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ भी जुल्म होगा और पाकिस्तान के आइन के साथ भी जुल्म होगा। और ये ऐसा प्रेसिडेंट होगा असद साहब कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो फिर तो कभी भी अगर खुदा ना खास्ता डिक्टेटरशिप आती है तो उसको तो जरूरत ही नहीं रहेगी जोर जबरदस्ती से काम करने की। ये तो फिर आपके सामने एक प्रेसिडेंट सेट है और ये हर जगह सेट हुआ करेगा जी। तो मैं समझता हूं कि देयर इज नो वे यू कैन एक्सीड 90 डेज। बिल्कुल सही है। ओके जी, यासिन आजाद साहब, पीपल्स पार्टी का मुतालबा दुरुस्त है आपके ख्याल में, और 90 दिन को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, अगर उसमें डिलिमिटेशन उस दौरान में नहीं होती तो नहीं करनी चाहिए, क्या ये बात आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और असेंबली अगर अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होती तो शायद ये इलेक्शन 60 डेज में होते हैं, लेकिन चूंकि असेंबलियों की मुद्दत 2 दिन पहले आपने डिसॉल्व कर दी तो ये इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। आईनी रिक्वायरमेंट है, स्पीकर से किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कहते हैं कि इनके आर्टिकल 224 के तहत 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जब ये मीटिंग बुलाई गई ईसी की तो उसमें चारों वज़ीर आला भी मौजूद थे, एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। तो जब डिलिमिटेशन का मामला आया तो मैं ये सवाल करता हूँ कि फिर आपने उस वक्त इस बात का एतराज़ क्यों नहीं किया कि इस चीज़ को छोड़ दिया जाए और पुरानी मर्दमशुमारी के तहत 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करा दिए जाए। अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाता है कि जो मीटिंग के अंदर जो कुछ फैसला हुआ और उसमें यह तय हुआ कि पहले डिलिमिटेशन के मामले को कंसिडर करें और बाद में इलेक्शन कराएं, तो उसमें उस वक्त की जो हुकूमत थी वो पूरी की पूरी तरह अपनी जगह मौजूद थी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त हुकूमत में थी वो अपनी जगह मौजूद थी। तो उस वक्त ये चीज़ें आपने डिसाइड क्यों नहीं की? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी ये जिम्मेदारी थी कि जब पंजाब गवर्नमेंट को तोड़ा गया या KPK की हुकूमत को तोड़ा गया तो आपको पता था जब वो इलेक्शन नहीं हो रहे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक भी इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो आपको पता ये था कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी जिम्मेदारी यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो आईनी मुद्दत के अंदर कराए, तो उसने ये डिलिमिटेशन के पॉइंट को वक्त से पहले तय क्यों नहीं किया?
तो मेरे नज़दीक इसकी नेग्लिजेंस अगर किसी पे है तो मैं डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे डालता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए था कि हमने ये कुछ करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि 90 डेज में इलेक्शन है, हर लीगल एक्सपर्ट भी यही कहता है कि 90 डेज की रिक्वायरमेंट है, 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जब डिलिमिटेशन वाला मामला आ गया और बगैर हल्काबंदियों के अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि क्या आइन के किसी आर्टिकल की आप खिलाफवर्जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि बगैर हल्काबंदियों के मैं इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हूं, और वो आपने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने मिलके आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत सारे मजीद इख्तियारात भी दिए। आप जाहिर है कि जब इलेक्शन कमीशन ने कराना है तो जो लीगल या आईनी बात जो है डिलिमिटेशन की, इलेक्शन कमीशन में जब ये फैसला कर लिया कि पहले हल्काबंदियाँ होंगी और बाद में इलेक्शन होंगे, तो फिर 90 डेज में इलेक्शन मुझे होते हुए नजर नहीं आते। बिल्कुल क्लियर बात। पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी ये है कि वो जाहिर है अपनी साख को बचाने के लिए ये बात जरूर कहेंगे कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और मैं भी ये कहता हूं कि 90 डेज से एक दिन भी इलेक्शन ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है जिस तरह पंजाब का मामला आया था या केपीके का मामला आया था, उस वक्त भी हम 90 डेज की रट लगाए हुए थे, लेकिन 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। सही है। और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल दी। तो ये तमाम चीजें हमें देखना पड़ेगा। हम हर चीज को इस मुल्क में मजाक बनाते जा रहे हैं। क्यों मजाक? बिल्कुल सही है सर। जी 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 ठीक है, राइट सर। मैं जरा एक नुकता और शामिल कर लूँ ना गुफ्तगू में। जदून साहब मेरे ख्याल इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? नहीं, बट ठीक है, वो आगे अब दूसरा। अच्छा चले, मैं जरा उसमें शामिल कर लेता हूँ। देखिए, एक तो मैं आपको ये सदर साहब का लेटर दिखा देता हूँ जो उन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 48(5) के तहत वो कहते हैं कि जी मेरा इख्तियार मैंने देनी है तारीख इलेक्शन की, तो इसलिए आप जरा तशरीफ लाएं हमारे पास ताकि हम इसमें मुशावरत करें। लेकिन जो जवाबी खत लिखा गया है जरा उसको भी देख लीजिए। जवाबी खत में उन्होंने कहा कि जी हमें आपसे मिलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम बाइख्तियार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे में सदर से मुलाकात से ही इनकार किया जा सकता है सदर पाकिस्तान से, या मुलाकात करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा सकता है, या वाकई इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहा है कि असल में तो सेक्शन 57 के बाद उनका इख्तियार है। अब सेक्शन 57 को एक दफा दोबारा देख लीजिए जो कह रहा है कि subject to the constitution the commission shall by notification in the official gazette announce the date or dates as the case may be of the general elections। और जो आर्टिकल 48(5) है जिसकी वजह से सदर साहब समझते हैं कि मुझे इख्तियार हासिल है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। वहां पर कहा गया है कि where the president dissolves the national assembly notwithstanding anything contained in clause 1 he shall appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of general election to the assembly। अब मेरा सवाल इसमें आपसे बड़ा सादा सा है सर। एक आर्टिकल 48(5) है, एक सेक्शन 57 है, दोनों मौजूद हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इस कंडीशन में कि जब असेंबलियां तोड़ी गई हैं, सदर की एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर सदर ने तोड़ी हैं, तो क्या होगा? मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा था, मैं ब्रेक के बाद वापस आ जाता हूं, इस पर सवाल आपके सामने रखता हूं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के दौरान एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं, जिन्होंने 5 अगस्त को फैसला दिया था चेयरमैन पीटीए के खिलाफ, उनको जो है वो ओएसडी बना दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। अब मैं सवाल पहले कुछ और करने वाला था, लेकिन पहले इसी पर जरा अपनी राय दे दें। ये क्या हुआ है आपके ख्याल में? ये तबादला है महज रूटीन का या सजा है या क्या है? नहीं, सजा नहीं है मेरे ख्याल में। इसको कोई हो सकता है अच्छी जगह पे पोस्टिंग कर दे।
अच्छा। अभी OST बनाया ना, तो आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद या हफ्ते 2 के बाद हो सकता है किसी अच्छी पोस्टिंग इनाम के तौर पे। अब नाम के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब ये मतलब इधर से कोई हो सकता है पोस्ट खाली हो किसी जगह पे, तो उस पे थोड़ा सा इसको ट्रांसफर कर। आप उसको इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखते? नहीं, आप इसको इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखते कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद ऑब्जर्वेशन दी है कि इस फैसले में काफी गलतियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी है। साइड हो जाएगा ना, इस तरह जज को कोई सजा या ट्रांसफर नहीं की जाती, किसी के जजमेंट के साथ एग्री ना हो तो वो उसको सजा तो नहीं दी जा सकती। अदरवाइज ये PTI वालों का इसने बड़ा फेवरेबल डिसीजन दिया है, एक डिफेक्ट कमजोर जी PTI वालों को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही भाई, आपने अगर ये जजमेंट देनी थी तो 2 दिन के बाद क्या उनके एविडेंस आ जाता, डिफेंस रिकॉर्ड कर लेते, चाहे डिस्कार्ड कर देते। आप कहते रेलेवेंसी नहीं है जी, तो एक मतलब है उनको ये तो ना बहाना मिलता जी कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ है। अब तो स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है जी कि हमारा डिफेंस ही नहीं सुना गया, तो खत्म। क्रिमिनल लॉ में तो देखे ना आप ना, आप डिफेंस को तो सुने ना, उसने 342 की स्टेटमेंट जो भी दी, उसने कहा जी मैं अपने बंदे चाहे वो रेलेवेंट हैं या नहीं है, लेकिन उसकी रिकॉर्ड पे तो लाओ ना, बंदों को आने तो दो। अब इसने जाना था जज साहब ने ट्रेनिंग पे, उसने कहा मैं आज ही जजमेंट सुनाऊंगा। जैसे आमिर साहब इसीलिए कहा है ना, सही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जी अब वो वाला काम मैं नहीं करता। उसे ठीक किया, उन्होंने कहा जी मैं मंडे को कर लूँगा। क्या आसमान नीचे आया था 2 दिन में? कुछ भी नहीं होता। आप देखें मेरिट पे फैसला करें, 2-4 दिन देखें, ऐसे नहीं होता। पहले इन्होंने 11 महीने केस को लटकाया है, तो अब आखिर में आगे जज साहब बहुत जल्दी में हो गए, 2 दिन और हो जाते कोई मसला नहीं था। तो उन्होंने मेरे ख्याल में PTI को फेवर किया है। सही है। अच्छा अहमद बनसोटा साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि उस फैसले में गलतियां मौजूद हैं, और आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो उन्होंने किया कि सुने बगैर जो है वो फैसला दे दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन के वकील को जरूर सुनूंगा जो आज बीमार हो गए और आ नहीं सके। मेरा आपसे सवाल यह है कि लतीफ खोसा साहब का जो मुतालबा था वो आपके ख्याल में दुरुस्त था कि फिर भी आप इस ऑर्डर को सस्पेंड करें? और क्या जब चीफ जस्टिस साहब जो है वो ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि उस फैसले में गलतियां हैं, तो क्या उनको सस्पेंड कर देना चाहिए था या वो किया जा सकता था? आपकी क्या राय है? और ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है, इसको आप क्या इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि फैसले में गलतियां हैं? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, जिसके तहत कानून के तहत आप इसको सजा की मुअत्तली जो है उसको मांग रहे हैं, अगर कंसर्न चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि उसमें हुक्म है, अगर वो कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, बज़ाहिर बाजी नज़र फैसला कमज़ोर है, फैसले के अंदर आईनी और कानूनी दोनों हुक्म है, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं कि दिस डिसीजन, इसमें 120 डेज की मियाद का भी नजर आता है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इज नॉट इलेक्शन कमीशन। अब इससे ज्यादा और ओवरवेलमिंग एविडेंस क्या चाहिए? अब उसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन का वकील जो है वो 3 दफा कि जी मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आज मुझे डिहाइड्रेशन है या जो भी है, तो इन द प्रेजेंट सिचुएशन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आदमी को इनकार्सरेशन में रखा जाए? दिस गोज फॉर एवरीबडी, रिगार्डलेस कि इमरान खान साहब है कोई और। 5 साल से नीचे सजा है। हम जाते हैं, जहांगीर साहब इस बात को समझते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिस में देखा होगा कि जाके ये पहली पेशी पर सस्पेंड हो जाती है। ये तो बड़ी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस और बड़े बड़े ग्रूसम केसेस जो हैं अंडर 5 इयर्स जो ये तो है ही, अब पीछे 2.5 साल रह गई। अब इस सिचुएशन में मंडे पे डेट डालने की जो है उसका मतलब कोई देयर इज एब्सोल्युटली नो वे। आप सस्पेंड करके डाल दें, अगर जो एक्यूज्ड है उसने खुद भी पेश होना है आपके आगे अपील के अंदर, वो आगे खड़ा हो जाएगा अगर आपको लगता है। अगर कल नहीं, और उसमें आमिर फारूक साहब ने भी जो आज फैसला दिया है, तहरीरी फैसला, उसमें बैरिस्टर साहब ये कहा गया है कि पीर को अगर ये वकील साहब जो हैं वो सेहतयाब नहीं होते तो फिर इलेक्शन कमीशन अपना मुतबादल वकील अरेंज करे। तो फिर तो इसका मतलब है कि वो नया वकील तो आकर कहेगा कि जी मैं तो नया आया हूं, अभी मुझे तो तैयारी नहीं है। आई विश कि हमारी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस हाई कोर्ट लाहौर में, मैं तो ज्यादा करता हूँ आर्ग्यू, वो इसी तरह ही होती हैं जिस तरह हो रही है कि जो डिफेंस का लॉयर है उसको इतने जो कंप्लेनेंट का इस्तगासे का वकील है उसको इतने मौके दिए जाएं। अगर इस तरह मिलना शुरू हो जाए तो हाई कोर्ट तो जबरदस्त काम हो जाए लाहौर में, बट यूजुअली क्रिमिनल जजेस जो है वो इतने ज्यादा मौके देते नहीं। और यहाँ पर आपके सामने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का केस है जो कि बज़ाहिर नजर आ रहा है, इट्स अ क्लियर कट केस। उस केस में भी आप कहें कि मंडे को चले जाए। मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल ये है कि जिस दिन से ये केस शुरू हुआ है आप देखिए कि पहली दूसरी पेशी पर ये मामला नहीं था, लेकिन सडनली जब दूसरी पेशी उसके बाद सारे तहकीकाती इदारे एक्टिव हो गए, तमाम बेल्स कैंसिल हो गई, और उसके बाद अब खान साहब के साथ वही होगा कि एक केस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वो कंटिन्यूसली काम चलता रहेगा। मंडे को फर्ज करें ये सस्पेंड हो भी जाती है सेंटेंस, अगली गिरफ्तारियों में मतलूब हो गए उस रिलीफ को जो कि उनको ऑलरेडी मिली हुई थी पहले, अब वो रिलीफ उनके पास अवेलेबल नहीं है। ही विल बी अनड्यूली इनकार्सरेटेड या उसके अंदर तहवील में रहेंगे। इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन बंदा है जो बाद में कल को कहेगा जी 25 दिन जो आप रहे थे ये अच्छा, जो साहब आज लतीफ खोसा साहब की इस्तदा जब नहीं मानी गई, आज लतीफ खोसा साहब की इस्तदा जब नहीं मानी गई तो उन्होंने कहा कि फिर आप जो मर्जी मंडे आप रख लें, मैं दोबारा आपकी अदालत में नहीं आऊंगा। अगर लतीफ खोसा साहब मंडे को नहीं आते, इससे क्या फर्क पड़ेगा?
देखिए लतीफ खोसा साहब ने अपने दलाइल तो कंप्लीट ऑलरेडी कर दिए हैं, तो अगर वो नहीं आते तो वही प्रिंसिपल उन पे भी अप्लाई करेगा कि वो नहीं भी आते तो उनकी जो बहस है वो तो ऑन रिकॉर्ड है। आज तो इलेक्शन कमीशन जो वकील है उन्होंने बहस करनी थी, तो आई थिंक इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। आमिर फारूक साहब और जहांगीर साहब के सामने ये मामला बड़ा क्लियर और आया है, एंड आई थिंक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के हद तक मंडे को जरूर फैसला आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। यासीन आज़ाद साहब, अब कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को आप? हुमायूं दिलावर साहब को ओएसडी बनाया गया, क्या आप उनके फैसले में बज़ाहिर बादियों नज़र में जो मौजूद सुकुम है उसकी वजह देखते हैं इस क्योंकि वजूहात तो नहीं बताएगी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? सर, हमारे प्रोफेशन में हमने कई दफ़ा देखा है कि बाद जज साहिबान को जो एसडी बना दिया जाता है, बाद में अच्छी जगह पे उनकी पोस्टिंग भी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये अदलिया का अपने अंदरून का मामला है कि वो अपने सेशन जज को कहाँ ले जाते हैं, कहाँ नहीं ले जाते। इस पे लंबी बहस करना मेरे नज़दीक को मुनासिब नहीं है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि आज जो कुछ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ, या हमारे सीनियर साथी सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने जिस अंदाज से अदलिया के अंदर जो कुछ किया और जिस तरह की नारेबाजी हुई, वो आपके सामने है। ये कोई दूसरी जमात करती है तो हम खुल के बात करते हैं कि जी उन्होंने बड़ा गलत किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 1 या 2 दिन केस में जमानत की हियरिंग नहीं होती तो क़यामत तो नहीं आ जाती ना सर। तो अब जब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने हमें प्रॉपर मौका नहीं दिया, लतीफ़ खोसा ने कहा कि जब मैं पेश नहीं हुआ था, आप जो है ना साहब वो कहते हैं कि जब मैं नहीं गया था तो फैसला सुना दिया था। तो आज वही लतीफ़ खोसा नहीं आए तो आप फैसला क्यों नहीं सुना रहे? तो आज वही लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील को छोड़ दो और फैसला सुना दो। तो फिर उस प्रोसीडिंग में और इस प्रोसीडिंग में बाकी क्या बचा? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई ट्रायल कोर्ट किसी को सज़ा देता है तो ज्यूरिसडिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, अपील वहाँ पेंडिंग थी। ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो एक तरफ तो प्रोसीडिंग हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दूसरी तरफ हो रही है सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब या जज साहिबान ये ऑब्जर्वेशन देते हैं कि केस में बड़ी खामियां हैं, ये केस बहुत बड़ा ख़राब है। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस टाइप का ऑब्जर्वेशन आ जाएगा तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की पोजीशन कैसे होगी? और जिस तरह आज प्रिंट मीडिया के अंदर ये खबर लगी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैं तो ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान सैंडविच बन के रह गया हाई कोर्ट। तो सवाल ये पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इतनी जल्दी क्या है कि जब ये मामला वहां था तो फिर आपने ये क्यों टेकअप किया मामला? और फिर आपने कहा कि कल अगर वो हियरिंग नहीं करेंगे तो हम सुनेंगे। बाद में आप भी 28 को ले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी 28 तारीख को ले गया। क्या कोर्ट के अंदर नारेबाजी नहीं हुई? क्या कोर्ट के अंदर किसी आदमी ने इस पर एतराज किया कि ये नारेबाजी क्यों लगाई गई, कैसे हुआ? अच्छा, तो मैं ये कहता हूं कि सरदार लतीफ़ खान खोसा जैसा सीनियर वकील सर जो क्रिमिनल की प्रैक्टिस से करते हैं, जी क्या माजी में उनके जो अपने जाती केस हैं उनमें भी इतनी इंटरेस्ट लेके लोगों को कहते हैं कि इसको फटाफट छोड़ दो? तो ये पता नहीं एक जज्बाती अटैचमेंट करके, ठीक है, तो हम आजाद साहब आपका जल्दी कर दो और बाद में छोटा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है जी, छोटा साहब आपको पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हम डिस्कस करते हैं तो शायद ये तासुर दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही इशू उठा लिया है। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल किया। पहले ट्रायल कोर्ट ने उसको रिजेक्ट की, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेजा, ट्रायल कोर्ट ने फिर रिजेक्ट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर वापस भेजा। इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील में अलहदा चैलेंज किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे कन्विक्शन के अगेंस्ट जी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बात सिर्फ 2 की, वो अलग है, ये बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला सुप्रीम कोर्ट ये किस तरह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे बात नहीं कर सकता? सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मामला है जो आप वापस रिमांड बैक किया गया था, उसको चैलेंज किया गया। मैं समझा देता हूं, मैं ऐड कर दूं इसमें? बिल्कुल ऐड कर दें। और आपके पास मिनट 1 है, उसमें आपने ये भी बताना है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका? वो अगला सेगमेंट रखें। नहीं, अगला सेगमेंट नहीं जानते, देखो एक जब फाइनल ऑर्डर या फाइनल जजमेंट आ जाती है उसके जितने भी
एंसिलरी एप्लीकेशंस होती है, जो भी होता है वो उसमें मर्ज हो जाती है। डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर है, उनको पता है। अब जब एक फाइनल जजमेंट आ गई है, उसमें अपील आ गई, तो वो सारी चीजें अपील के अंदर आपको यू हैव द गुड ग्राउंड्स कि जी हमारा ये जुरिसडिक्शन का इशू है, ये नहीं डिसाइड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अनयूजुअल किया है और अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसा केस अपील के बाद अगर जिसको भी ग्रीवेंस होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, तो उसको प्रीएम्प्ट करना या उसको प्रेजुडिस करना सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर जदून साहब, अहमद पंसोटा साहब और यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि ये बिजली के बिलों का जो मामला है ये आवाम के लिए एक अजाब बन गया है और इस पर एहतजाज शुरू हो गया है। फौरी तौर पर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, कैसे रिलीफ दिया जा सकता है लोगों को, और साथ ही साथ ये अहम सवाल है कि ये डॉलर 301 पे चला गया है, ये कहाँ जाके रुकेगा भी या नहीं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बिजली की बिलों की जो कीमतें हैं वो लोगों की पहुंच से बाहर होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया इंटर बैंक में, और ओपन मार्केट में तो जाहिर है इससे भी ज़्यादा है। तो डॉलर की जो कीमतें हैं उससे भी इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, महंगाई में होशरुबा इजाफा हो रहा है। हालात किधर जा रहे हैं? क्या हुकूमत के पास कोई प्लान है कि आवाम को बिजली की कीमतों के और बढ़ती हुई जो कीमतें हैं इससे निजात दिला सके या कोई रिलीफ फ्राहम कर सके, कोई आर्जी रिलीफ ही हो सके वो फ्राहम किया जा सके? इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशरत है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। खुर्रम शहजाद साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तमाम आप दोनों को खुशामदीद कहता हूं। और मैं मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो ये जो बिजली के बिलों का मामला है, आपके ख्याल में इसका कोई और हल है? क्योंकि ज़ाहिर है IMF के साथ एक डील है, एग्रीमेंट है, और अभी तो शायद बिजली की कीमतों में और इजाफा होने जा रहा है। कोई रास्ता है ये जो आवाम सड़कों पर निकल आए हैं, इनको सड़कों पर निकलने से रोका जा सके? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, आवाम को सड़कों से आने से कैसे रोकेंगे? क्योंकि बात यह है कि उनको बिजली के बिल भरने हैं, और अगर वो बिजली के बिल नहीं भरते तो उनकी बिजली कट जाएगी, और अगर वो बिजली कटती है तब भी वो जो है सड़क पे आ जाएंगे, और अगर उन्होंने नहीं कटवानी तो सड़क पे आ रहे हैं। अब क्यों वो आ रहे हैं सड़क पे? मतलब ये वही पाकिस्तान है जिसमें 60 रुपए किलो आटा जो है आज 160 रुपए किलो हो गया, चीनी 80 रुपए किलो वाली 180 रुपए किलो हो गई। लोग नहीं निकलते थे बाहर। घी जो है 200 रुपए किलो वाला 600 रुपए हो गया, नहीं निकलते थे। 50 रुपए टमाटर 500 रुपए भी होता है, 100 रुपए हो जाते, लोग नहीं निकलते। लेकिन बिजली के बिल में ऐसी क्या मतलब हो गया जिससे ये जो एक सवाल अक्सर लोग करते थे कि पाकिस्तान की आवाम महंगाई पे एहतजाज नहीं करती, एकदम सरापा एहतजाज कैसे होगी? जी, अभी मैं आपसे बातें करते करते कैलकुलेट कर रहा था। पाकिस्तान ने पिछले साल पूरे 7,000 अरब रुपए का 7,000 पाकिस्तान ने दिया टैक्स। हुआ इसमें पेट्रोल में भी टैक्स, बिजली में भी टैक्स, पता नहीं कहाँ का टैक्स लगा। बिजली के बिल आजाद तखमीना में आपको बताऊं 4,500 अरब से 5,000 अरब रुपए आवाम को बिजली के बिल अदा करने पड़ेंगे, तब उनकी बिजली नहीं कटेगी और हुकूमत भी खुश, आवाम भी खुश। अब ये 5,000 अरब का जो इजाफा आज से 1 साल पहले तक जो है आवाम जो है इसको तकरीबन आज से 1 साल पहले जो है मैं हिसाब लगा के बता रहा हूँ कि यही आवाम जो है 2700 अरब रुपए देती थी, यानी कि एक महीने के अंदर 1800 अरब रुपए से 2,000 अरब रुपए आवाम से इजाफी बिजली के मांगे जा रहे हैं। सही। एक मिनी बजट आता है ना, आपको याद होगा, मिनी बजट देती है हुकूमत, देती है 200 अरब और 300 अरब का सिर्फ जब देती है तो कितनी चीखें निकलती है उसमें। 300 अरब रुपए में लोग कहते हैं कि जी आवाम पे जुल्म कर दिया, नए टैक्सेस लगा दिए, होशरुबा ये कर दिया। अगर आप एक महीने के फर्क से सिर्फ जो है 1800 अरब रुपए इजाफी आवाम से जो है पूरे साल में मांगोगे बिजली के, तो फिर क्या होगा? मतलब आवाम की तो चीखें निकलेंगी। फिर उसके बाद आप 40 रुपए फी लीटर आपने पेट्रोल में बढ़ा दिया, ठीक है ना? तकरीबन आपको 1,000 अरब रुपए पेट्रोल में इजाफी अब आवाम से ले रहे हैं, तो ये 1800 अरब प्लस 1,000 अरब और कर ले 2,800 अरब रुपए। तो वो कहां से लाएगी? क्या मुल्क में आमदनी बढ़ी? आमदनी का हाल आपको बता दें कि जैसे ही ये हुकूमत गई है, जो ये इन्होंने 0.3% जो GDP बोली थी,
वो भी जो पाकिस्तान की बदतरीन 75 साल की GDP थी, वो सही है मुजम्मिल साहब। मगर मसला सर ये है मुजम्मिल साहब, आप भी ज़ाहिर है इन बातों को समझते हैं कि हुकूमत के पास भी बड़ी लिमिटेड चॉइसेस हैं। अब इकोनॉमी की जो सिचुएशन हो गई, IMF के पास जाना था, IMF की कंडीशंस थी, IMF की कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगे तो IMF नहीं आएगा, IMF का प्रोग्राम नहीं आएगा तो इकोनॉमी जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रही थी। तो कोई और हल था इस सूरत हाल में हुकूमत के पास? देखिए हाल ही हल था ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। हुकूमत 22 रुपए जो है ना इस वक्त उसकी पैदावारी लागत दिखा रही है बिजली, ठीक है, 22 रुपए फी यूनिट। उस 22 रुपए फी यूनिट में तकरीबन 6.25 रुपए जो है इसमें ईंधन की कीमत है, और जो है 16 रुपए जो है बिजली घर की किराए की कीमत है। अब ये 16 रुपए जो है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो आज हमें जो मार पड़ी है ना, पहली मार ये 16 रुपए से पड़ रही है। अब ये 16 रुपए क्यों हो गया? एक तो ये कि नाकिस मुआहदे किए गए बिजली घरों से। LNG के सबसे महंगा किराया हुकूमत LNG की मद में दे रही है। 1 यूनिट पैदा करने का 28 रुपए दे रही है, 24 रुपए यूनिट हुकूमत किराया दे रही है कोयले की बिजली पैदा करने पे, और तकरीबन 23-24 रुपए ही दे रही है फर्नेस ऑयल से। अगर आप 3 मुआहदे हुकूमत खत्म कर दे, मिसाल के तौर पे, ये इनके साथ बातचीत कर ले, या इनको कहेंगे कि हम जब आपने प्लांट लगाया था तो उसको 100 रुपए का डॉलर था, हम आपसे 150 रुपए के डॉलर के हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो आपकी बिजली की कीमत आधी हो जाती है। ये जो बोला जा रहा है, बार बार झूठ बोला जा रहा है कि जी ईंधन की कीमत बढ़ गई। ईंधन की कीमत तो आलमी मार्केट से 1/4 जो पहले 1 साल पहले $40 की थी, वो $11-12 की। ईंधन की कीमत अभी खुद इन्होंने जो है तखमीना दिया है कि जुलाई के महीने में पिछले साल जुलाई के मुकाबले में जो बिजली पैदा करने की लागत है वो 22% उल्टा 40%। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जी, बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। ये कल मैंने तरह तैमूर झगड़ा साहब कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान की रिकवरी थी उसकी बाद में 93% हमारी हुकूमत की। इनकी जो PDM की हुकूमत है 80% पे आ गई। वो जो बिजली का बिल वसूल नहीं कर पा रहे जी, उसकी वजह से भी अवाम पे बिजली का बोझ डाला जा रहा है। अच्छा, अब उसमें जो है बदनाम कर देते थे कि जी सबसे ज्यादा बिजली कोयटा में यूज होती है और चोरी होती है, फिर उसके बाद दूसरा नाम ले लेते थे पेशावर फाटा में होती है जी। आपको पता है ये पूरे पाकिस्तान की ना 2% बिजली भी नहीं। अच्छा, 2% बिजली है ये कोयटा और ये सारा कुछ मिला के। जो असल बिजली के इस्तेमाल का घड़ है ना, जो पूरे पाकिस्तान में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, वो 70% के करीब पंजाब में होगी। कि मसले का हल सीधी सी बात ये, मैं तो ये समझता हूँ, देखिए पाकिस्तानी अवाम जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए डैम की बिजली, जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटे सूबे हैं वो कुल मिला के पाकिस्तान की 10%, 15% से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए डैम और ये गैस जो हमारी मकामी और कोयला, इन 3 चीजों से जो है ना, और ये न्यूक्लियर से, ये इस काफी है हमारे लिए। अब ये जो आपने महंगी बिजली लगाई वो किन के लिए लगाई? आपने कारखानों के लिए लगाई, ये बड़े बड़े टेक्सटाइल के कारखानों के लिए लगाई आपने। जो आप उनको आम सारिफ से जो है 1/3 पे बिजली दे रहे हैं, और आम सारिफ को आपने सारा का सारा उनका बोझ लाद दिया पकड़। सही है भाई, ये तरीके को आपको सही करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरीके से बिजली के बिल बढ़ाते रहे, लोग कोई और चोरी करें, वो चोरी के बिल हमें लगा दें, फिर उसके बाद मुआहदे आप कर जाएं उल्टे सीधे, उसके बाद कमीशन आप खा जाएं और फिर रहे, ये हल नहीं होगा। और ये तो बात हो रही है, देखिए असदुल्लाह, मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ जी। कल ये उन्होंने भी बोल दिया अपने प्रोग्राम में, वो जो नुसरत जावेद है, और उसके अलावा मेरे वालिद साहब के, मरहूम वालिद साहब के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि अयूब के दौर के बाद, अयूब के दौर में जो है चीनी पे हुकूमत गई थी। उन्होंने कहा कि उनको पहली दफा ऐसा लगा है कि ये जो बिजली है नया चीनी बनने वाली है, अयूब के दौर की चीनी बन रही है। और जिस तरीके से आवाम सराप पे एहतजाज है, क्योंकि इसमें एक ही चीज होती है, या बिजली का बिल भर ले या घर चला ले। सही, बिल्कुल सही है, सब जी बिल्कुल सही है। मतलब जितनी लोगों की आमदन नहीं है उतने तो लोगों को बिल आ रहे हैं। खुर्रम शहजाद साहब, यहाँ पर 20,000 कमाने वाले लोग हैं या 15,000 कमाने वाले भी लोग हैं, 25, यानी डेली जो मिनिमम वेज है वो भी यहाँ पर लोगों को नहीं मिलती, और उसमें जब उनको 12-15 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है तो वो सड़कों पर निकलने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। खुर्रम शहजाद साहब, इस मसले का कोई हल देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होना है
तो बिजली बढ़ जाएगी, बिजली की कीमतों वैसे भी इजाफा मुतवक्के है, तो ये तो आने वाले दिनों में और भी लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो क्या क्या इसको कैसे टैकल करना चाहिए गवर्नमेंट को, खुर्रम साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये इसका हल तो अभी आपको ओवरनाइट नहीं मिलेगा, और ये तो आपको पता है जब IMF का एग्रीमेंट हो रहा था और उस वक्त जो बात हो रही थी ये अब उसकी शक्ल नजर आ रही है, क्योंकि IMF का कसूर मैं बिल्कुल नहीं ठहराता, या एटलीस्ट बहुत कम कसूर ठहराता हूँ। उसकी वजह ये कि ये हमारे अपने किए हुए जो है वो मामलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं खड़ी की हुई, जो हमने पिछले कोई 20-22 सालों 25 सालों में खड़ी की हैं। तो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो किया जा सकता है वो ये है कि जो IMF है वो भी ये कहता है कि जी आप BISP के थ्रू डायरेक्ट सब्सिडी दें और इनडायरेक्ट सब्सिडीज को खत्म करें, जिसका मतलब ये होता है कि जितने की बिजली बनाते हैं उतने की बिजली फरोख्त करें, या जो भी बीच में चोरी चकारियां होती हैं उनको आप ठीक करें। तो देखें, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो भी अरबाब इख्तियार होते हैं, ये उनका काम है। नहीं करेंगे तो इस आवाम को बेसिकली निकलना किस चीज पे चाहिए, निकलना अपने हक पे चाहिए। डेफिनेटली ये बोलना चाहिए, पूछना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको ला रहे हैं, किसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल में उस वक्त सोचनी चाहिए जब हम वोट दे रहे होते हैं, और फिर उसके बाद ये देखना चाहिए कि किसने क्या जो है वो परफॉर्मेंस दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी के जो आपको निर्ख नजर आ रहे हैं, इसमें टैक्सेस का जो बोझ है वो काफी ज्यादा है। टैक्सेस को अगर कम कर दिया जाए, या टैक्सेस को पूरी इकोनॉमी पे उसका बर्डन कम किया जाए, तो दो उसके फायदे होंगे। एक तो ये कि इमीडिएट रिलीफ ऑफ कोर्स मिलेगा कंज्यूमर को, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो आपका हाउस होल्ड हो, इनको रिलीफ मिलेगा। दूसरा ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट सब्सिडी में अब जो पोर्शन है, जो IMF जिस पे एतराज नहीं करता, BISP के अंदर, वो जो बहुत ज्यादा जो है तबका ऐसा जो कि बहुत ज्यादा पुअर है, मिसाल के तौर पे 300 यूनिट्स की हम बात करते हैं, 300 यूनिट तक तो आप छूट दे सकते हैं ना, कुछ किसी हद तक। तो मेरे ख्याल में एक मिक्स हो सकता है, लेकिन आप ये बिल्कुल ना समझें कि ये सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा या इससे बड़ा हमें जो है ना रिलीफ मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता जब तक आपके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, आप सीरियसली बैठ के उसको हल नहीं करते, उस पर पेन नहीं लेते, और गवर्नमेंट खुद पेन नहीं लेती, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। तो खुर्रम साहब, ये डॉलर कहाँ जाके रुकेगा? ये तो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आपका रुपया, एक और चीज, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और ये टॉक ऑफ द टाउन है इस वक्त। रुपया जो है वो वीक रहेगा, ये मैं आपको बताऊं। रुपया, आप ये ना समझें कि आपका रुपया बहुत ज्यादा कोई इंप्रूव कर जाएगा या रुक जाएगा एक जगह पे। मुझे लगता है रुपया वीक रहेगा। उसकी वजह एक ये है कि जब आपके पास जो है मिसाल के तौर पे $8 आपके जेब में हो, और आपको तकरीबन $90 जो है ना 2 सालों में पे करने हो, और आपके यहाँ जो है $90 के अगेंस्ट जो है जो आमदन है वो भी कोई खास आप उसके लिए कोई काम नहीं किया हुआ हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट या डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी? तो ये फूल्स पैराडाइज में बात है कि हम एक्सपेक्ट करें कि रुपया जो है रुक जाएगा। ये हो सकता है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के कहीं से फ्लोज आना शुरू हो, कहीं पाकिस्तान का एनवायरमेंट थोड़ा बेहतर हो, थोड़ा लोग कम पे जो है वो एतबार करें, जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है वही दोस्त ममालिक आए, और वो जिस तरह से बात की भी गई है उस पर काम हो, कुछ हमारे पास $2-4-5 बिलियन अगले 6-7 महीने में कई कमिटमेंट्स आए और वो गिरे भी हमारे अकाउंट्स में, फिर आपको थोड़ा होगा कि जी रुपया स्टेबल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है रुपया वीक रहेगा जब तक आपकी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट नहीं होती कुछ हद तक, जब तक आपकी रेमिटेंसेस जो है वो बेहतर नहीं होती है, जब तक इन्वेस्टमेंट सोर्स आपके पास नहीं आते। सही है, रेमिटेंसेस का बेहतर होना बड़ा जरूरी है, एक्सपोर्ट्स का बेहतर होना बड़ा जरूरी है। मुजम्मिल साहब, अभी कुछ अर्सा पहले जब हमारे पास $4 अरब रह गए थे, फिर हमने IMF का प्रोग्राम भी आ गया, फिर हमने दोस्त ममालिक से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी पैसे हमारे पास रखवा दिए, उसके बाद जो है हमारे रिजर्व्स में इजाफा हुआ, तो हम समझ रहे थे कि रुपया मुस्तहकम होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब भी अगर $2-4 अरब आ जाते हैं कहीं से, तो फिर भी क्या गारंटी है कि ये रुपया जो है वो बेहतर होगा? और अगर ये बेहतर नहीं होता, देखिए जो लोग रुपए में कमा रहे हैं उनकी तनख्वाह तो रोजाना कम हो रही है, इम्पैक्ट डॉलर का आ रहा है, और आमदन जो है वो रुपए में हो रही है। इस मसले का हल क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि अब हम बेशक रुपए में कमा रहे हैं, पाकिस्तान में चाहे कोई चीज मकामी पैदा हो जाए या गैर मकामी, जिसको गैर मुल्की कहते हैं, कीमतों का तयन जो है ना वो आलमी मार्केट से हो, चाहे वो आपकी गंदम में बाजार में जो है हम जो आटा खा रहे हैं सही पैदा होगी, चाहे वो सब्जियां हैं, आलू प्याज वगैरह। तो आप यूं समझ लें कि आप जो है ना रुपयों में कमा, और इसके अलावा दरामदी तो पेट्रोल बिजली वगैरह तो आपके सामने ही, खाने का तेल वगैरह। अब आपका जो इतनी वीक हो गई है कि अगर 1 लाख रुपए भी कोई कमाता है तो
डॉलर होते, $350-300। अब कोई $325 में अगर आप हर चीज डॉलर की कीमत के तनासब खरीद रहे हैं तो वो पूरी नहीं हो सकती। और ये जो महंगाई मुल्क में इस वक्त जो बढ़ रही है सबसे बड़ी, वो ये नंबर 1। और नंबर 2 जो हमारी जो पिछली हुकूमत अभी गई है, मैं तो समझता हूँ ये हुकूमत का तसलसल है। इन्होंने पिछले 1.5 साल में जो सबसे बड़ा जुल्म किया, जो हमारी मकामी चीजें थी उनकी कीमतों पे भी कंट्रोल नहीं रखा। जैसे कि ये चीनी की कीमत हो गई, आटे की कीमत हो गई, घी की कीमत। आलमी मार्केट में सारी कीमतें, खुरम बैठा है, आप खुरम से पूछें कि आलमी मार्केट में हर कमोडिटी की कीमत गिर गई, लेकिन इन्होंने कहीं पे कोई काम नहीं किया और उल्टा इन्होंने माफियाज को, जैसे कहते हैं ना, कि मजबूत किया, उनके लिए पॉलिसीज बनाई और जो है मुल्क में डॉलर माफिया भी बना दिया, स्मगलिंग भी शुरू कर दी, तमाम चीजें। तो अब जो है उसकी हम सजा भुगतें। और अब ये देखें, आपने कहा कि आपने भी पूछा $4 अरब आए थे, रुपया क्यों नहीं मजबूत हुआ। आपने $8.5 अरब का नुकसान कर दिया। सिर्फ $4.25 अरब आपने जो है उसमें रेमिटेंस में पिछले साल से कम लिए, एक्सपोर्ट में $4 अरब कम लिए। ये जो बार बार कहते हैं ना कि ये रिको डेक को बेचेंगे तो इतने पैसे आ जाएंगे, कब आएंगे ये बोनस? तो $8.5-10 अरब रोशन डिजिटल से ओवरसीज पाकिस्तान को पैसा भेज रहा था, एक साल में $5 अरब भेज दिए थे। ये $12-13 अरब का फ्लो अगर आप अपने पाकिस्तान में परसेप्शन सही कर लेते, आपका एक परसेप्शन बन गया जैसे हुकूमत आएगी, चोरों की हुकूमत आ गई, फिर लॉ एंड ऑर्डर को आपने खराब किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने बेड़ा गर्क कर दिया, फिर इलेक्शन का नहीं पता चला, फिर लॉ एंड जस्टिस का पता नहीं लग रहा। ऐसे आने की यहां से जाना शुरू हो गए। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था तो वहां पे वो उठ के गया तो मुझे किसी ने कहा ये पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे। सही। मैंने कहा इनको इस पर में जाने की क्या पड़ गई? कहते हैं भाई वो कह रहे हैं बस मैं इस मुल्क में नहीं रह सकता। तो यहाँ तो पर लगनी है ना भाई, फिर जी हाँ, क्यों नहीं लगेंगे? बिल्कुल सही है। और फिर तो एक तरफ तो रेमिटेंसेस आने नहीं और एक्सपोर्ट्स होने ही है, और दूसरी तरफ जो यहाँ का सरमाया वो भी बाहर जा रहा है। लोग अपने पैसे लेके, अपने घर बेच के और चीज़ें उठाकर बाहर जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई जा रहा है तो क्या हो गया अगर मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो। लेकिन खुर्रम शहजाद साहब, ये बताइए कि अब यहाँ पर रेमिटेंसेस का आना अगेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इसका एक ताल्लुक है, जो फिलहाल हमें कोई सूरत हाल बहुत बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और दूसरा, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, डॉलर कैसे पाकिस्तान में आएगा कि जब यहाँ कंपेटिटिव प्राइस नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बांग्लादेश और इंडिया से लोगों को जो है वो सस्ती दुनिया को चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए भी कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम इन दो सेक्टर्स में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें बेहतरी की उम्मीद रखें किस बुनियाद पर? देखिए, इसमें ना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका एनवायरनमेंट है। पहले आप एनवायरनमेंट अपना ठीक करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एनर्जी है। एनर्जी किसी भी मुल्क का जो है वो बैकबोन होती है, किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर एनर्जी सस्ती नहीं है और टाइम पे आपको मिल नहीं रही और अच्छी मिकदार नहीं मिल रही, तो चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट हो, गवर्नमेंट खुद हो, या फिर जो है हाउस होल्ड हो, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकते या ग्रो नहीं कर सकते सस्टेनेबल बेसिस पे। तो मेरे ख्याल में सबसे फॉरमोस्ट जो चीज है, चाहे वो कैसे अगर गवर्नमेंट हो, चाहे एक रेगुलर गवर्नमेंट हो, उसको ये काम करना है कि एनर्जी की प्रायोरिटी करनी है कि एनर्जी की अवेलेबिलिटी कैसे बेहतर बनाए, कैसे इसकी कॉस्ट को कम किया जाए, कैसे इसका बर्डन कम किया जाए। तो नंबर 1 ये है कि एनर्जी को ठीक करना। उसका इम्पैक्ट सिर्फ महंगाई पे भी आता है, क्योंकि अगर एनर्जी महंगी होती है तो हर चीज की जो है कीमत महंगी हो जाती है। तो सबसे प्रायोरिटी जो चीज है, मैं कहता हूँ जो कर्जा है ना हमारा, उससे भी पहले हमें जो है ना एनर्जी को ठीक करना है। क्योंकि देखिए, कर्जे तो हमने पे करने ही करने, और उसके अगेंस्ट हमने फ्लोज बिल्ड करने हैं, यानी कि रेमिटेंसेस आए, एक्सपोर्ट्स आए, इन्वेस्टमेंट आए। वो क्यों आएगी? या एक्सपोर्ट्स बेहतर कैसे होंगी? जब तक आप रीजन में कंपेटिटिव नहीं होंगे। और कंपेटिटिव कैसे होते हैं? वो ये कहते हैं कि जी हमें एनर्जी आप सस्ती देते हैं, बाकी हम खुद बना लेंगे सब कुछ। तो एनर्जी ही सस्ती करनी है, हर चीज एनर्जी के अराउंड घूमती है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई एम्पावर्ड किस्म की कोई हाई लेवल की कोई कॉम्पिटेंट जो है कुछ चीज ऐसी बनाई, कोई टीम ऐसी बनाई जाए, कुछ है जो जिसका दिन रात काम ये हो कि हम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एनर्जी के इश्यूज को रिजॉल्व करें और उसको आगे। देखिए, एनर्जी के इश्यू रिजॉल्व होंगे ना तो इन्वेस्टर देखेगा कि अब एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल होना शुरू हुई है या इसकी कॉस्ट कम हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इन्वेस्टमेंट लाना शुरू होगी।
तो आपके एक प्रोसेस खुर्रम साहब, आपकी बातों से ये अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त फौरी तौर पर रिलीफ की चीजें आवाम के लिए हुकूमत के पास नहीं है। जो लोग आज निकले हुए हैं घरों से बिजली के बिलों पर एहतजाज करने के लिए, शायद इनको रिलीफ देने के लिए इस वक्त फौरी तौर पर हुकूमत के पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप जो सजेस्ट कर रहे हैं ये पॉलिसीज बनाई जाएंगी, इसमें वक्त लगेगा और रिलीफ के आते आते भी फिर वक्त लगेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब, मुज़म्मिल असलम साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।